अध्याय 21। मैं अभी तुमसे ऊबा नहीं हूं। शनिवार का दिन था। मेरे पास योजनाएं थी, और योजना से मेरा मतलब है बिल्कुल कोई योजना नहीं। बस मैं, मेरी हुडी, थोड़ा सा अनाज और शायद आखिरकार उस एनिमे बैकलॉग को पूरा करना जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि वो है ही नहीं। इसलिए जब दरवाजे की घंटी बजी तो मैं जोर से चिल्लाया, और जब मैंने उसे खोला और उसे देखा पूरी तरह से पैर और मुस्कुराहट और बड़े आकार के धूप के चश्मे जैसे कि वो के किसी स्वप्न दृश्य से बाहर आई हो, तो मैंने उसे लगभग फिर से बंद कर दिया। सेलेस्टिया, फिर से तुमने क्या पहना है? मैंने पूछा। मेरी आवाज अभी भी नींद से खरखरी हुई थी। उसने अपना चश्मा थोड़ा नीचे किया। कपड़े? ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी राष्ट्र को लुभाने वाले हैं। सिर्फ एक लड़का, उसने बड़े प्यार से कहा, और मेरे पास से मेरे अपार्टमेंट में ऐसे घुस गई जैसे कि वो उस अपार्टमेंट की मालिक हो। वो एक बार घूमी। जाओ, नहा लो, हम बाहर जा रहे हैं। मैं नहीं हूं, रुको। क्या? तुमने मेरी बात सुनी, और ऐसा कुछ पहनो जो ऐसा न लगे कि तुमने उसे किसी दान पात्र से निकाला है। वाह, कठोर। प्यारा है, पर कठोर, उसने मेरी हुडी झटकते हुए कहा। अब जाओ। मैं बाथरूम तक बड़बड़ाता रहा, लेकिन जैसा उसने कहा वैसा ही किया, क्योंकि जाहिर है मैं अपने सप्ताहांत पर नियंत्रण खो चुका था। उसकी कार नीचे इंतजार कर रही थी। उसकी अपनी कार, न कि वो रोल्स रॉयस जो उसका ड्राइवर हमेशा इस्तेमाल करता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आलीशान अंतरिक्ष यान ने किसी रेस कार से बच्चा पैदा किया हो। चिकनी, काली, रंगीन खिड़कियां, ऐसी कार जो कहती हो कि मुझे तब तक मत छुओ जब तक तुम्हारा उपनाम फोर्ब्स की सूची में न हो। उसने मुझे अपनी डीबीए सुपरलेगेरा की चाबियां ऐसे फेंक दी जैसे वो कोई खिलौना हो, पर वो खिलौना नहीं था। वो तो चमकदार रंग में लिपटा एक शिकारी था। मैं असमंजस में पड़ गया। क्या बकवास है? आप गाड़ी चला रहे हैं जहां? आश्चर्य है, उसने यात्री सीट पर बैठते हुए कहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जीपीएस में है। मैंने उसकी ओर देखा, उसने मेरी ओर देखा, फिर उसने अपने पर्स से कुछ निकाला और आगे बढ़ाया। एक काला कार्ड, जैसे कि काला कार्ड। यहां। क्या? मैंने पलकें झपकाई। आखिर ये क्या है? मेरा क्रेडिट कार्ड। उफ। फिर वो पास झुकी और फुसफुसाते हुए बोली जैसे कोई राज हो। पिन 0007 है। जेम्स बॉन्ड, बेबी। मैं उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो फट जाएगा। मैं आपका कार्ड नहीं ले रहा हूं। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर तुम पैसे दोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये आपका कार्ड है। बिल्कुल। मैंने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला। वो मुस्कुराई। अगर तुम इसे नहीं लोगे तो मैं दरवाजे पर हंगामा मचा दूंगी कि मेरा बॉयफ्रेंड कंगाल है और मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने कार्ड ले लिया। स्मार्ट लड़का। वो जहां भी जाती, ऐसी जगह होती जहां मेन्यू में दाम नहीं लिखे होते, बस नाम। ऐसे व्यंजनों के नाम जिनका उच्चारण मैं नहीं कर सकती थी, और ऐसे सर्वर जो ऐसे दिखते थे जैसे केचप मांगने पर मुंह बिचकाएंगे। और सेलेस्टिया, वो बिल्कुल फिट बैठी। जैसे ही हम अंदर गए, हर किसी की नजर उस पर थी। उन्होंने इसे छिपाया भी नहीं। मर्द, लड़के, शायद कुछ औरतें, सबका ध्यान ऐसे गया जैसे वो चुंबकीय हो, क्योंकि वो थी ही ऐसी, और मुझे इससे नफरत थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे कहने की जरूरत नहीं थी। उसने नोटिस कर लिया। बेशक उसने ध्यान दिया। हम बैठ गए। उसने अपनी टांगे क्रॉस करके खड़ी की, मेरी तरफ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखा, फिर थोड़ा झुक गई। वे सब घूर रहे हैं, है ना? मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोलती रही। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं उठकर उस आदमी के पास चली जाऊं तो क्या होगा? उसने एक लंबे डिजाइनर सूट पहने सजेद जे आदमी की तरफ इशारा किया, जो ऐसा लग रहा था जैसे नावों पर बेंच प्रेस करता हो। मैंने उसकी ओर आंख झपकाई।
मैं बस उसके बगल में बैठ सकती हूं। उसने ठुड्डी थपथपाते हुए सोचा, जरा मुस्कुराओ। शायद उससे पूछ भी लूं कि आज रात वो क्या कर रहा है। मैंने अपना जबड़ा भींच लिया। वो मुझे देख रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। जिसने किसी तरह सब कुछ कह दिया। उसके होठों पर एक शरारती सी मुस्कान आ गई। तुम्हें जलन हो रही है, मैंने शुरू किया, लेकिन उसने मुझे एक चुंबन से रोक दिया। कोमल, रुका हुआ, थोड़ा आत्मसंतुष्ट, आराम करो, उसने मेरे होठों पर फुसफुसाते हुए कहा। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूं। मैंने पलकें झपकाई। मैं अभी भी तुमसे ऊबी नहीं हूं, उसने चंचलता से आंख मारते हुए कहा। अभी तक तुमने मुझे सुना। डिनर का तो जैसे कोई नामो निशान ही नहीं था। उसने हम दोनों के लिए ऑर्डर किया था। मैंने उसके कार्ड से पेमेंट किया। मुझे धोखेबाज सा महसूस हो रहा था, जबकि वो खुश दिख रही थी। उसने मेज के नीचे मेरा हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियां मेरी हथेली पर फिराई, मानो उसे पता हो कि इससे मैं घबरा जाऊंगा। घर लौटते समय उसने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। मुझे गाड़ी चलाने की याद आ रही है। उसने सहजता से कहा। उसका एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और दूसरा मेरे हाथ में। उसने मुझे मेरे घर तक छोड़ा, फिर इंजन बंद कर दिया, लेकिन बाहर नहीं निकली। क्या? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा। एक बार तो उसकी आंखें पढ़ी नहीं जा सकी। मैं रुकना चाहता हूं। आप हमेशा यही रहना चाहते हैं। वह मुस्कुराई। क्या यह कोई शिकायत है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो झुकी और अपनी नाक मेरी नाक से सटाते हुए बोली, अगर मैं रुकी तो तुम्हें भ्रष्ट कर दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपने पहले ही ऐसा कर लिया है। इससे वो हंस पड़ी, लेकिन फिर भी वो हिचकिचाते हुए पीछे हट गई। मुझे कुछ तैयारी करनी है। स्कूल की, याद है? तुम्हें एक ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए जो क्लास में अव्वल रहे, है ना? मैं एक ऐसी प्रेमिका चाहता हूं जो मेरी सामान्यता की भावना को नष्ट करने की कोशिश न करे। बहुत देर हो गई। उसने फुसफुसाते हुए मुझे आखिरी चुंबन दिया। कल मिलते हैं। और बस ऐसे ही वो फिर चली गई। करने के लिए जारी। अध्याय 22। गलत खेल, गलत लड़की। रविवार को शांति का दिन माना जा रहा था। कीवर्ड माना जाता है। मैंने अभी अपने दांत साफ ही किए थे कि मुझे दस्तक की आवाज सुनाई दी। मरीना, वो ऐसे अंदर आई जैसे वो उसका अपार्टमेंट हो। मेरे सोफे पर बैठ गई और मेरे बालों को ऐसे बिखेर दिया जैसे मैं 5 साल की हूं। क्या आपने स्नान किया, या क्या अभी भी आपके आंसू और एनिमे जैसी गंध आ रही है? चुप रहो। वाह, आज कुंवारी लड़की बहुत जिद्दी है। मरीना, हाँ, मुझे पता है। तुम शैतान के बच्चे के साथ डेटिंग कर रही हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैंने आह भरी, लेकिन मैंने उसे बाहर नहीं निकाला, क्योंकि मरीना के साथ यही बात थी। वो अकेली इंसान थी जो मुझसे इस तरह बात कर सकती थी और मुझे तनाव से भी नहीं बचा सकती थी। वो जानी पहचानी थी, सहज। वो भाई जैसी थी। पता है, अगर उसने क्रॉप टॉप और आईलाइनर नहीं लगाया होता। हमने शतरंज खेला, क्योंकि हां, हम बेवकूफ हैं। हमारा मूल्यांकन करें। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि उसने सहजता से कहा, अरे जाओ, मेरे लिए रसोई से सोडा ले आओ। नीचे वाली शेल्फ पर बैंगनी रंग का कैन है। मैंने उसे देखा। तुम हमेशा प्यास लगने के लिए खेल के बीच में ही क्यों रुकती हो? क्योंकि मैं जीत रहा हूं और बोर हो रहा हूं। जाओ। मैं चला गया, लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैंने बोर्ड को घूरा और फिर गौर से देखने लगा। क्या तुमने मेरा बिशप हिला दिया? नहीं, उसने बहुत जल्दी कहा। मैंने भौहें उठाई। मरीना, क्या क्या आप मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं? वाह, मुझे दुख हुआ है। तुमने इसे हिलाया, और मेरा मोहरा भी। नहीं, मुझे सचमुच याद है। जैसे ही मैंने टुकड़ा ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, वो झपटी। इसे छुआ तो अपनी बारी गवा दोगे। कौन कहता है? हमने कुश्ती लड़ी,
बिशप के लिए, सम्मान के लिए। तख्ता पलट गया, टुकड़े उड़ गए, मैं लड़खड़ा गया, और किसी तरह, कसम से मुझे पता भी नहीं कैसे, हम जमीन पर गिर पड़े। वो मेरे ऊपर थी, अब भी हंस रही थी। जब तक हम नहीं थे, उसने मेरी तरफ देखा, उसकी सांस फूल रही थी। उसका हाथ अभी भी मेरी छाती पर था। मैं सांस नहीं ले रहा था, नहीं वो सांस ले रही थी। उसकी नजरें मेरे होठों पर टिक गई। और किसी कारण से, अरे सेलेस्टिया, मेरे दिमाग में बस यही बात सुनाई दे रही थी। वो तुम्हें प्यार करती है। मेरी छाती में जकड़न हो गई। मुझे पता भी नहीं क्यों। हम जल्दी से अलग हो गए। हम दोनों ने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो खड़ी होकर अपने आप को झाड़ रही थी। मैं उठकर बैठ गया, अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को खुजलाने लगा, जैसे उसमें खुजली हो रही हो, जैसे मेरा दिमाग गर्म हो रहा हो। एक पल के लिए उसने घबराई हुई हंसी के साथ कहा, तुम ऐसे लग रहे थे। नहीं, कोई बात नहीं। वो खत्म नहीं कर सकी। मैंने नहीं पूछा। वो कुछ घंटे और रुकी, इधर उधर की बातें करती रही, मुझे खाना बनाते हुए देखती रही और चुपचाप मेरा मूल्यांकन करती रही। फिर जोर से, फिर वो चली गई। कोई गले नहीं मिला, कोई बाल नहीं बिखरे, बस एक झट से हाथ हिलाया और एक अजीब सी मुस्कान जो उसकी आम मुस्कुराहट से बिल्कुल अलग थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैं सोफे पर गिर पड़ा। मेरा दिमाग चकरा गया। अभी अभी हो क्या गया? और मैं इसके बारे में सोचना क्यों बंद नहीं कर सका? मेरा फोन बज उठा। वीडियो कॉल, सेलेस्टिया। क्योंकि जाहिर है, मैंने उत्तर दिया, क्योंकि उत्तर न देना और भी बुरा निर्णय होता। उसका चेहरा स्क्रीन पर छाया हुआ था। उसके होंठ फूले हुए थे और आंखें झुकी हुई थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके बाल किसी बिखरे हुए मास्टरपीस की तरह थे और टैंक टॉप उसके एक कंधे से ऐसे लटक रहा था जैसे जानबूझकर किया गया हो। मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता है, उसने कहा। लगभग 12 घंटे हो गए हैं। बहुत लंबा है। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। मेरे स्तन देखना चाहोगे? मेरा गला रुंध गया। क्या? नहीं, वो मुस्कुराई। झूठा। मैं गंभीर हूं। मैं तुम्हें फ्लैश कर सकता हूं। बस थोड़ा सा, एक झलक। क्या इससे तुम्हारा दिन अच्छा हो जाएगा? मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। वो खिलखिलाकर हंसी। मुझे पता है कि तुम अभी उत्तेजित हो, कुंवारे लड़के। सेलेस्टिया, उसने मेरी बात काट दी। मैं सिर्फ फ्लैश से ज्यादा कुछ कर सकता हूं। आप जानते हैं, आपको बस पूछना है। मेरा मुंह अभी भी काम नहीं कर रहा था। उसने प्यार से अपना सिर झुकाया। ओह, फिर से अवाक। जब तुम खराब होते हो तो कितने प्यारे लगते हो। फिर उसने मुझे एक चुंबन भेजा और कॉल समाप्त कर दी। ऐसे ही मैं वही बैठा स्क्रीन को घूर रहा था। दिमाग खाली था, शरीर भी उतना खाली नहीं था। और मैंने किसी से फुसफुसाकर नहीं कहा। आखिर मैंने किसका अपमान किया था कि मैं उसके साथ रहूं? करने के लिए जारी। अध्याय 23। मेरा नाम कहो। मैं तो बस अपनी पाठ्य पुस्तकें हथियाने की कोशिश कर रहा था। बस इतना ही। सरल, मासूम, अकादमिक इरादे, और फिर अंधकार। पीछे से 2 हाथों ने मेरी आंखों को ढक लिया। उसकी खुशबू पहले ही उसका परिचय दे रही थी। बताओ कौन? उसने कहा। उसकी आवाज में आत्मसंतुष्ट ऊर्जा और चेरी लिप ग्लॉस झलक रहा था। मैंने आह भरी। सच में, सेलेस्टिया? उसने ऐसी आवाज निकाली जैसे मैंने किसी पिल्ले को लात मारी हो। उफ, तुम तो बिल्कुल मजेदार नहीं हो। उसके हाथ नीचे गिर गए और मैंने पलटकर देखा कि वो पूरी तरह से शरारती मुद्रा में मुंह बना रही थी। उसने कुछ साधारण सा पहना हुआ था, जिसके कारण हॉल में आधे लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी हो। हुडी थोड़ी ओवरसाइज्ड, स्कर्ट बिल्कुल स्कूल के नियमों के मुताबिक नहीं, होंठ बहुत चमकदार, जांघें बहुत मोटी, बाल ऐसे बनाए जैसे स्लो मोशन में उठी हो।
आंखें पूरी तरह से यांडरे। उसने अपना सिर झुकाया। तुम मुझे ऐसा कहना कब बंद करोगे? क्या? सेलेस्टिया। मैंने पलकें झपकाई। यही आपका नाम है। उसने आंखें घुमाई, मानो मैं ही मुश्किल में हूं। हां, पर यह तो नाम सी बात है। मुझे कुछ और चाहिए। कुछ मीठा, कुछ रोमांटिक, कुछ जो चीखे तुम हमेशा के लिए मेरी हो और मैं तुम्हारे आसपास सांस लेने वाले हर किसी को मार डालूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि यह मामला और बढ़ गया है। उसने ताली बजाई। प्यार की राजकुमारी कयामत कैसी रहेगी? या मेरी हिंसक कोमल बच्ची? या ओ डंपट्रक गधे वाली मेरी शरारती सोलमेट? तुम ठीक हो? वो और पास झुकी। कडल डेमन सुप्रीम के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वैलेंटीना द विशियस? रुकना। ठीक है, सिर्फ मेरी दुनिया के बारे में क्या? उसने आंख मारते हुए कहा। मैं तुम्हें सेलेस्टिया कह रहा हूं। गलत जवाब। उसकी आंखें गहरी, प्रसन्नता भरी धमकी से सिकुड़ गई। ठीक है, फिर जब भी तुम मुझे सेलेस्टिया कहोगे। वह झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिंग को छूंगी। क्या? भले ही हम सार्वजनिक स्थान पर हों। पूरे कपड़े पहने हुए, लॉकर, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहो छुओ, यही तुम्हारी सजा है। आप नहीं करेंगे। उसने इंतजार नहीं किया। वो आगे बढ़ी, नीचे झुकी और लापरवाही से अपना हाथ खतरे के निशान के ठीक ऊपर रख दिया। मेरी पैंट के ऊपर से, ठीक मेरे लॉकर के सामने, छात्रों से घिरी हुई। ये कोई छीना-झपटी नहीं थी। ये कोई प्रेस भी नहीं थी। ये तो सिर्फ एक अनुस्मारक था। मैं मुड़ गया, एक सस्ती कुर्सी की तरह। मैंने ऐसी आवाज निकाली जिसका वर्णन करने के लिए मैं भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हूं। वो मुस्कुराई। मुझे फिर से आजमाओ, काई। और फिर चले गए। मैंने पूरे दिन एक बार भी उसका नाम नहीं लिया। तब भी नहीं, जब उसने आंगन के उस पार से मेरी ओर हाथ हिलाया। यहां तक कि तब भी नहीं, जब उसने अर्थशास्त्र के दौरान चुंबन उड़ाया था। तब भी नहीं, जब उसने दोपहर के भोजन के दौरान मुझे मेरा सुंदर बेवकूफ कहा। उसने ये देखा और उसे इससे नफरत हो गई। जब अंतिम घंटी बजी तो मैंने भीड़ में गायब होने की कोशिश की। काम नहीं किया। उसने मुझे बिल्डिंग के बाहर ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई महिला पैसे वसूल रही हो। तुम्हें लगता था कि तुम बच निकलोगे? मैं घबरा गया। वो पास झुकी। मुझे पता है तुम कहां रहते हो, काई। तुम भाग सकते हो। तुम शहर छोड़ सकते हो, देश छोड़ सकते हो, यहां तक कि धरती भी। लेकिन मेरे पास संसाधन है। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। फिर यूं ही उसका चेहरा नरम होकर कुछ उदास सा हो गया। उसका निचला होंठ बाहर निकल आया। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार हो गई और उसकी आवाज इतनी मासूम हो गई कि वो असली नहीं लग रही थी। प्लीज, वो गिड़गिड़ाई, मुझे कुछ और नाम दो। मैं कुछ भी करूंगी। फिर उसने सूची बनाना शुरू किया। मैं तुम्हारे चेहरे पर बैठूंगा। मैं गणित की कक्षा के दौरान तुम्हें दिखाऊंगा। मैं आपकी हुडी पहनूंगी। नीचे कुछ भी नहीं। मैं अध्ययन समूह के दौरान तुम्हारा नाम पुकारूंगा। मैं रात में केवल मोजे पहनकर तुम्हारे घर में घुस जाऊंगी और मुझे पता है कि वो नजारा तुम्हें पागल कर देगा। मैं तुम्हारे कान में तब तक गंदी बातें फुसफुसाता रहूंगा जब तक तुम अपना जीपीए भूल नहीं जाते। बीमार? ठीक है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, इससे पहले कि कोई ये सुनकर बेहोश हो जाता। वो मेरी ओर देखकर बिल्ली की तरह मुस्कुराई। अगर मैं तुम्हें वैलेंटिना कहूं तो? मैंने थोड़ी रुंधी हुई आवाज में कहा। तुम्हारा मध्य नाम। कोई तुम्हें इस नाम से नहीं बुलाता। मैं बुला सकती हूं। फिर भी ये खास है। उसने अपना सिर झुकाया और इस पर विचार करने का नाटक किया। वैलेंटिना। उसने एक उंगली से अपने होंठ थपथपाए, फिर मुस्कुरा दी। वैल, मुझे वैल पसंद है। मैंने कहा वैलेंटिना। वो पहले से ही चलना शुरू कर दिया है। वैल, उसने धीरे से गाया। मैंने भी यही कहा। वैलेंटिना बेहतर है। ये बहुत खूबसूरत है।
ला ला ला, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं। तुम बहुत जिद्दी हो, और जब तुम हारते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। जैसे ही हमारी आवाजें गलियारे में धीमी पड़ गई, हमारे चारों ओर की भीड़ पिघल गई, और मुझे फिर से महसूस हुआ मेरे सीने में वो अजीब दबाव। डरे नहीं, वासना नहीं, कुछ और कभी कभी आपको ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि तूफान आपसे क्यों प्यार करता है, और ये सीखना चाहिए कि उसमें कैसे नृत्य किया जाए। करने के लिए जारी। अध्याय 24। मानसिक रूप से तुमसे प्यार करता हूं। अध्ययन सत्र अच्छी तरह से शुरू हुआ। पाठ्य पुस्तकें, नोट्स, वो फिर से मेरी हुडी में। मैं उसकी जांघों को सीधे न देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वे बाहर थी। फिर से, तुम्हें पता है, सामान्य। और फिर उसने मुझ पर प्रहार किया, बीच वाक्य में, बीच समीकरण में, जैसे अध्यायों के बीच में लापरवाही से गिराई गई बारूदी सुरंग। क्या तुम कभी कामुक होते हो? मेरी पेंसिल टूट गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने उसे इतनी जोर से पकड़ा हुआ था। मैं धीरे से मुड़ा। हे भगवान, सेल, मेरा मतलब है, वेल। वो ऐसे मुस्कुराई जैसे उसने अभी अभी कोई इनाम जीत लिया हो। देखा, तुम सीख सकती हो। मैंने उसे घूर कर देखा। तुम्हें इसी बात पर गर्व है? इस बात पर कि मैंने ऐसा कुछ पूछते ही अपना नाम बीच में ही रोक लिया? वो अपनी एक कोहनी पर टिकी हुई थी, थोड़ी हथेली पर रखे हुए, लेकिन मैं गंभीर हूं। तुम इससे कैसे निपटते हो? साथ क्या? उसने मासूमियत से पलकें झपकाई। कामुकता। मैं करा उठा। कृपया ये शब्द कहना बंद करो। क्यों? ये एक अच्छा शब्द है। होनी, होनी, हुर्न, वेल। वो खिलखिलाकर हंसी। फिर उसने बम गिरा दिया। क्या तुम सिर्फ के लिए हस्तमैथुन करते हो? वो रुकी, अपना सिर झुकाया। मेरे लिए? वो अब मुझे देख रही थी। नहीं, मुझे अध्ययन कर रहे थे, मानो यही असली काम था। मुझे इससे इनकार करने का मौका भी नहीं मिला, या झूठ बोलने का, या ये दिखावा करने का कि मुझे नहीं पता कि जैक ऑफ का क्या मतलब है, इससे पहले कि वो मेरे करीब आती। क्या तुम अभी करना चाहते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी, मीठी और पापी थी। मैं देखना चाहती हूं। मैंने छत की ओर देखा जैसे उसमें उत्तर छिपा हो, पर ऐसा नहीं था। मैं नरक में हूं, मैंने बुदबुदाया। वो हंसी, सचमुच हंसी, फिर पीछे झुकी और नाटकीय ढंग से आह भरी। ठीक है, मैं चुप हो जाऊंगा। वो अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर मुड़ी, उसे पास खींचा और एक सामान्य मनुष्य की तरह पढ़ना शुरू कर दिया, सिवाय इसके कि वो सामान्य नहीं थी। कभी नहीं। यही कारण है कि 5 मिनट की खामोशी के बाद मुझे पसीना आने लगा। उसने मुझे छुआ तक नहीं, गुनगुनाया नहीं। उसने अपनी टांगे मेरी गोद में नहीं डाली। उन्होंने मुझे वर्जिन बॉय नहीं कहा, और नहीं निबंध के बीच में मुझे बैठाने की पेशकश की। बस वही बैठा रहा, चुपचाप पढ़ता रहा। मैंने उसकी ओर देखा। वेल, उसने बिना ऊपर देखे उत्तर दिया। तुम ठीक हो? हां। मैंने पलकें झपकाई। रुको, क्या तुम पागल हो? नहीं। तभी मुझे पता चला कि मैंने गलती कर दी है। मैंने फिर कोशिश की। अगर मैं, तो मुझे माफ करना। वो प्रसन्नतापूर्वक बोली। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कभी अंधेरा हुआ ही न हो। तो क्या मैं देख सकता हूं? मैंने पलकें झपकाई। तुम सचमुच शैतान हो। उसने मुंह बनाया। तुम नहीं चाहते? हे भगवान, वेल, तुम बहुत चालाक हो। उसने अपना सिर झुकाया और खिलखिलाकर हंसी। क्या? मैं ऐसी ही हूं। इससे निपट लो। फिर ऐसे ही वो मेरे बगल में आ गई, अपनी बाहें मेरे ऊपर डाल दी और अपना चेहरा मेरे कंधे में छिपा लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बस यूं ही, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी चेतावनी के। मैं तो जैसे जम गया, सचमुच जम गया। वो हिली नहीं, चिढ़ाई नहीं,
जवाब का इंतजार भी नहीं किया। उसने फिर से आह भरी, इस बार धीरे से, जैसे उसने उसे अंदर रोक रखा था और अब वो बाहर आ गया था। तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो धीरे से बोली। अपना समय लो, मैं इंतजार करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ कह पाऊंगा या नहीं। मेरी छाती जकड़ गई थी, मेरा दिमाग घुन गया था, मेरा दिल जोर से, बहुत जोर से। और उसने इस पर जोर भी नहीं दिया। वो बस वही रही, कोमल, गर्म, खतरनाक और खूबसूरत। वो मुझसे ऐसे लिपटी हुई थी जैसे वो कोई चलती फिरती हिंसक प्रवृत्ति वाली लाल झंडी और काला कार्ड न हो। मैंने हर चीज के बारे में सोचा, जिस तरह से उसने कभी नहीं सुना, जिस तरह से वो हमेशा अपनी राह पाती थी। अराजकता, मनोदशा में उतार चढ़ाव, जुनून। जिस तरह से उसने मुझे अपना नाम इस्तेमाल करने के लिए धमकाया और ऐसा करते हुए मुस्कुराई। और अभी भी उस क्षण मुझे कुछ भयावह बात का एहसास हुआ। मैं नहीं चाहता था कि वो अब चुप रहे। मैं नहीं चाहता था कि वो जैसी थी वैसी ही बनी रहे, क्योंकि शायद मैं भी उतना ही गड़बड़ था। जब मुझे ये पसंद आने लगा। करने के लिए जारी। अध्याय 25। वो मेरी बहन है। मैं कसम खाता हूं, अधिकांश लोग ये नहीं मानते कि हम रिश्तेदार हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी बहन ऐसी दिखती है जैसे वो किसी लग्जरी परफ्यूम के विज्ञापन में काम करने लायक हो, न कि एक गरीब कॉलेज की बेवकूफ लड़की को पाल रही हो, जो अब भी यही सोचती है कि नारुतो ही सर्वोच्च दर्शन है। नाओमी तनाका, 28 साल की, वित्त विभाग में काम करती है। एक ऊंचे अपार्टमेंट में रहती है जहां पौधे कभी नहीं मरते और फर्नीचर की कीमत मेरी ट्यूशन से भी ज्यादा है। उसका चेहरा ऐसा है कि वेटर उससे पूछते हैं कि क्या वो ही पैसे दे रही है, तब भी जब मैं वो बिल पकड़े हुए हूं। वो खाना भी लाई, असली खाना, कूलर में, खुद भी पकाया, जहरीला नहीं, शक के बिना, दिल के आकार का या खून के रंग का। बस चावल, चिकन, सूप, सुकून। तुम तो युद्ध शरणार्थी की तरह रहते हो। उसने सामान खोलते हुए बुदबुदाया। इस जगह से कैफीन और अकेलेपन की गंध आती है। शुक्रिया, मैंने कहा। मैंने इसे विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उसने भौहें चढ़ाई। तुम्हारी कमीज सिंक में क्यों है? मैंने पलकें झपकाई। कपड़े धोने? कपड़े धोने का काम ऐसे नहीं होता, काई। वो यही नहीं रुकी। अगला घंटा झिड़कियों और आलोचनाओं से भरा था। उसने सफाई की, उसने डांटा, उसने प्लेट पोंछी और पूछा कि क्या मैंने कभी बर्तन धोने वाले साबुन के बारे में सुना है। फिर अंततः शांति। वो मेरे सोफे पर मेरी हुडी और पुराने जिम शॉर्ट्स पहनकर बैठी थी और नेटफ्लिक्स पर ऐसे नजरें गड़ा रही थी जैसे वो उस जगह की मालिक हो। सच कहूं तो शायद वो भावनात्मक रूप से भी ऐसी ही थी। मैं रसोई घर में था और ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कि मैं वहां हुई नहीं। और फिर दस्तक हुई, एक हल्की, आकस्मिक, खतरनाक दस्तक। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं तो जैसे जम गया। ओह, आपके साथ कोई है? नाओमी ने पूछा। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, वो जवाब देने के लिए खड़ी हो गई। इंतजार। बहुत देर हो गई। उसने दरवाजा खोला और वो वहां खड़ी थी। सेलेस्टिया वेलेंटिना मोरो। जांघों तक ऊंचे मोजे, बड़े साइज का काला स्वेटर, बालों को एकदम कर्ली कर्ल किया हुआ। लिप ग्लॉस ऐसा चमक रहा था मानो किसी जुर्म की साजिश रच रहा हो। और उसकी आंखों में एक नजर जो कह रही थी कौन, असल में धिक्कार है। नाओमी ने अपना सिर झुकाया, एक हाथ दरवाजे पर रखा। किसी को ढूंढ रही हो? सेलेस्टिया की मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया। ये वैसी ही मुस्कान थी जैसी आप अंतिम संस्कार के समय या युद्ध के समय पहनते हैं। हां, उसने प्यार से कहा। क्या यही काई का घर है? नाओमी मुस्कुराई। हां। सेलेस्टिया की आंखें झुक गई।
नाओमी नंगे पैर थी, शॉर्ट्स और हुडी पहने हुए। मेरी हुडी। मैंने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा। एक पल वो दरवाजे पर थी, अगले ही पल वो अंदर थी। उसकी नजरें मुझ पर मिसाइल की तरह गड़ी हुई थी। अरे मैंने शुरू किया। ये कौन है? उसने पूछा। उसका स्वर हल्का था, बहुत हल्का। नाओमी खुश दिखी। मैं भी यही पूछ सकती हूं। वो मेरी बहन है, मैंने जल्दी से कहा। नाओमी, मेरी सगी बहन, एक ही मां बाप की संतान, एक ही बाथरूम शेयर किया, एक ही घर में पली बढ़ी बहन। सेलेस्टिया ने पहले मुझे देखा, फिर नाओमी को, फिर हुडी को। तुम्हारी बहन, उसने दोहराया। हां, नाओमी ने अपनी बाहें पार कर ली। क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सेलेस्टिया उसकी ओर मुड़ी और बोली, मैं हूं। नाओमी मुस्कुराई। उसने तुम्हारा जिक्र नहीं किया। सेलेस्टिया के होंठ फड़क उठे। उसे इसकी सजा मिलेगी। मैंने घुटी हुई आवाज निकाली, जबकि वे एक दूसरे को घूर रहे थे। कोई शब्द नहीं, कोई पलक नहीं झपकाना। मैं दो रानियों के बीच बंधक वार्ता देख रहा था, जिन्हें मारने के लिए बंदूकों की जरूरत नहीं थी। आखिरकार नाओमी पीछे हटी और सोफे की तरफ इशारा किया। तुम बैठना चाहोगी या ऐसे खड़ी रहोगी जैसे किसी को चाकू मारने वाली हो? सेलेस्टिया मुस्कुराई। ओह, मैं बैठी हूं। वो मेरे बगल में बैठ गई, अपनी टांगे क्रॉस करके मेरे बहुत पास आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और तुम्हें सुरक्षित देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ गई। नाओमी हमारे सामने बैठी थी। उसकी आंखें अभी भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई शेर किसी दूसरे शिकारी का पीछा कर रहा हो। मैंने सामान्य रूप से सांस लेने की कोशिश की, सहज व्यवहार करने का प्रयास किया। मैंने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि मैं लगभग मर ही गया था, क्योंकि मेरी बहन घर के अंदर शॉर्ट्स पहनती है। आखिरकार नाओमी खड़ी हुई। ठीक है, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूं। अस्तित्वगत तनाव के लिए शुक्रिया। उसने मुझे आंख मारी, अपनी चाबियां उठाईं और दरवाजे पर रुक गई। अगर वो तुम्हें मार डाले तो परलोक से मुझे बुला लेना। मैं ठीक हूं, मैंने कर्कश स्वर में कहा। फिर वो चली गई। सेलेस्टिया कुछ नहीं बोली, नहीं मैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा, सचमुच देखा। उसका चेहरा नरम पड़ गया। मुझे खेद है, उसने कहा। मैंने पलकें झपकाई। रुको, क्या? मैं घबरा गई। वो धीरे से बोली, मैंने तुम्हारी हुडी में किसी और को देखा और सोचा। वो रुकी, फिर सिर हिलाया। छोड़ो भी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो सिर्फ मेरी बहन है, मैं वादा करता हूं। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी उंगलियों ने मेरी उंगलियों को जरूरत से ज्यादा कसकर पकड़ लिया। फिर वो झुकी। मैं शेयर नहीं करती, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यहां तक कि परिवार के साथ भी नहीं। उसने मुझे चूमा और फिर पीछे हट गई। उसने अपना माथा मेरे माथे से टिका दिया, आंखें आधी बंद, आवाज धीमी। मुझे प्रतिस्पर्धा करना पसंद नहीं है, काई। इसलिए मुझे कभी प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूर मत करना। फिर वो मुस्कुराई, मीठी मुस्कान के साथ, जैसे उसने मुझे प्यार से भावनात्मक रूप से सिर कलम करने की धमकी नहीं दी थी। और मैं बस सिर हिला सका, क्योंकि मैं जानता था कि वह यही चाहती थी। करने के लिए जारी। अध्याय 26। पर्याप्त से अधिक। 2 सप्ताह, 4 रातें बिना नींद के, 3 बार मानसिक रूप से टूट जाने की स्थिति में, और एक अविस्मरणीय रात जब सेलेस्टिया ने पढ़ाई को फोरप्ले जैसा बना दिया था। लेकिन हमने इसे पूरा कर लिया। परियोजना, कक्षा में अव्वल। प्रोफेसर हैलिफैक्स हक्के बक्के रह गए, मानो उन्हें किसी तरह की अफरातफरी की उम्मीद थी। लेकिन उन्हें शोध प्रबंध मिल गया। हमारा नाम सबसे पहले घोषित हुआ। तालियां बजी। सेलेस्टिया ने मुझे आंख मारी। मैंने कोशिश की कि मुस्कुराओ नहीं, कोशिश की कि इसे जीत जैसा न लगे। लेकिन ऐसा हुआ।
लगभग 5 घंटे तक, जब तक कि सब कुछ बिखर न गया। मैं अकेले ही पार्किंग की तरफ जा रहा था। सेलेस्टिया कैंपस कैफे से कॉफी लेने गई थी। हम प्रवेश द्वार पर मिलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैं वहां कभी नहीं पहुंच पाया। वे कहीं से भी आ गए। 4 लोग, जॉक्स। उनमें से एक हमारी क्लास में था, डेरेक। डेविन। मुझे परवाह नहीं थी। लंबा, घमंडी, प्रोटीन शेक जैसा शरीर, गुस्से की समस्या। वो मेरे सामने आया। तुम्हें लगता है कि तुम उसे रख पाओगे? मैंने पलकें झपकाई। क्या? वो मेरे सामने आ गया। सेलेस्टिया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसी लड़की को भी उसके जैसी लड़की मिलनी चाहिए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मौका नहीं मिला। एक हाथ ने मुझे दीवार से सटा दिया, दूसरे ने मेरी कमीज पकड़ ली। एक मुक्का मेरे जबड़े पर मारा। इतना जोर नहीं कि मैं बेहोश हो जाऊं, बस चोट लगने के लिए काफी। अपनी बात मनवाने के लिए। उससे दूर रहो, उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, इससे पहले कि कोई तुम्हें सिर्फ चेतावनी देने से ज्यादा कुछ करे। वे ऐसे ही हंसते हुए चले गए और मैं वही खड़ा रहा। धड़कनें तेज हो गई, होठों से खून बह रहा था और गरिमा कूड़ेदान में थी। मैं सेलेस्टिया के पास वापस नहीं गया, उसकी कॉल भी नहीं उठाई। मैं घर गया, दरवाजा बंद किया और अंधेरे में बैठ गया। और मैंने ये महसूस न करने की कोशिश की कि मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा उन्होंने कहा था। एक बेवकूफ जो एक देवी के साथ घर खेल रहा है। 1 घंटे बाद वह आई। उसने जरूर किसी तरह मेरा पीछा किया होगा, या शायद बस अंदाजा लगा लिया होगा। खैर, जब मैंने दस्तक सुनी तो मुझे पता चल गया कि वो ही थी। मैंने जवाब नहीं दिया, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने खुद को अंदर आने दिया। मुझसे मत पूछो कैसे। सेलेस्टिया अंदर आई, आंखें घुमाती हुई। फिर उसने मुझे देखा और उसकी मुस्कान मर गई। काई? उसने पूछा। मेरा पलटना हुआ। उसकी नजर चोट पर टिक गई। किसने? उसने अचानक तीखी आवाज में कहा, तुम्हें छुआ? ये कुछ भी नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। वो एक कदम और पास आई। ये एक अंगुली का निशान है। मुझे पता है ये कैसा दिखता है। मैं फिसल गया। उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम किसी के मुक्के में गिर गए? मैं चुप रहा। वो धीरे धीरे चलकर मेरे पास सोफे पर बैठ गई और मेरी ठुड्डी को धीरे से उठाया। उसकी उंगलियां चोट के निशान पर घूम गई। तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये पता लगाने के लिए पूरा स्कूल जला दूंगी कि ये किसने किया? सेलेस्टिया, मैंने एक पार्किंग की जगह के लिए बड़े बड़े आदमियों को रुला दिया है। काई, मैं इसके लिए जिंदगियां बर्बाद कर दूंगा। इसके लायक नहीं है। उसकी आंखें चमक उठीं। ये तुम हो। ये सब कुछ के लायक है। इससे मेरा मुंह बंद हो गया। उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज धीमी हो गई। ये किसने किया? मैंने उसे बताया, इसलिए नहीं कि मैं ऐसा करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा। उसने सुना, बीच में नहीं टोका और फिर खड़ी हो गई। खिड़की तक चला गया और फिर कुछ देर तक चुपचाप वही खड़ा रहा। तुम लोगों को अपने बारे में ऐसी बातें क्यों करने देते हो? मेरा गला रुंध गया, क्योंकि वे गलत नहीं है। वो मुड़ी। क्या? मैंने इसे पहले भी सैकड़ों बार सुना है। बेवकूफ। कोई नहीं। वर्जिन लूजर। मैं दिखावा करता हूं कि ये मुझे प्रभावित नहीं करता, लेकिन करता है। आप एक कमरे में कदम रखते हैं और आपके आसपास सब कुछ झुक जाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे दुनिया आपकी है, क्योंकि आप कुछ हद तक है भी। और मैं पृष्ठभूमि का शोर हूं। मैं वो लड़का हूं जिसे प्रोफेसर सिर्फ उसके जीपीए की वजह से याद रखते हैं। मैं वो लड़का हूं जिस पर कोई दोबारा नजर नहीं डालता जब तक कि उन्हें होमवर्क के जवाब न चाहिए हों। मेरे पास कोई अच्छी कार नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास न तो एब्स है, नहीं 6 फुट का आत्मविश्वास, नहीं पारिवारिक साम्राज्य, नहीं कनेक्शन, नहीं वो सब कुछ जो इस दुनिया में लोगों के लिए मायने रखता है। सेलेस्टिया, मैं जिंदगी भर अदृश्य रही हूं और अचानक
तुम यहां हो, मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं कोई चाहने लायक चीज हूं, और मैं इस पर यकीन करना चाहती हूं। हे भगवान, मैं यकीन करती हूं, लेकिन हर बार जब कोई मुझे याद दिलाता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं, कि मैं कभी नहीं हो पाऊंगा, कि मैं सिर्फ एक जगह हूं, जब तक तुम जागकर ये नहीं समझ लेते कि ये बस एक उलझा हुआ खेल था, और जब ऐसा होगा तो मैं वही वापस आ जाऊंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी। अकेला। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी त्वचा, संपर्क या यहां तक कि आत्मविश्वास भी नहीं है। मुझे नहीं पता तुमने मुझे क्यों चुना। उसके चेहरे पर कुछ टूट गया। मैं बोलता रहा, तुम किसी को भी पा सकते हो। स्कूल का कोई भी लड़का, कोई भी शहर, कोई भी देश। वो वापस चली आई और मेरे पास बैठ गई। अब उसकी आवाज धीमी थी। कोई व्यंग्य नहीं, कोई अहंकार नहीं। तुम्हें पता है कैसा लगता है जब तुम्हें सिर्फ एक नाम समझा जाए? उसने कहा। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, न तुम्हारे पैसों की, न तुम्हारे परिवार की, सिर्फ तुम। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरा हाथ छुआ। तुम पहले इंसान थे जिसने मेरी तरफ देखा और कुछ पाने की कोशिश नहीं की। तुमने बस मेरी मदद की। कोई छेड़खानी नहीं, कोई खेल नहीं, बस इंसान। वो झुकी। तुम मुझे असली होने का एहसास दिलाते हो, काई। जैसे मैं कोई सर्कस का करतब, ट्रॉफी या राक्षस नहीं हूं। तुम मुझे देखते हो और इसीलिए तुम मेरे लिए काफी हो। मैं उसे घूरता रहा। फिर टूट गया। आंसू तो नहीं गिरे, पर मैंने उन्हें अपनी आंखों के पीछे महसूस किया। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मेरा चेहरा अपने कंधे पर दबा लिया और मुझे पकड़ लिया। कोई छेड़खानी नहीं, कोई खेल नहीं, बस गर्माहट। मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। भले ही तुम्हें कभी यकीन ही न हो कि तुम इसके लायक हो। और उस क्षण मुझे ये बात बुरी लगी कि वो सही थी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि वह मुझे जाने दे। करने के लिए जारी। अध्याय 27। अपनी ओर देखो। मुझे शनिवार की योजना की उम्मीद नहीं थी। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो पूरे हफ्ते इतनी चुप रहेगी। दूर दूर तक नहीं। बस सोच विचार में जॉक मुझ पर कूद पड़ता है और मेरे चेहरे पर चोट पहुंचा देता है वाली पूरी बात ने उसके अंदर कुछ झकझोर दिया था। और अब जाहिर है वो एक मिशन पर थी। 10 बजे तक तैयार हो जाओ। उसने मुझे पिछली रात को संदेश भेजा था। मैंने पूछा कि हम कहां जा रहे हैं। उन्होंने एक चुंबन इमोजी और एक ड्रेस कोड के साथ जवाब दिया। बस कुछ ऐसा पहनो जिसे फेंकने में तुम्हें कोई आपत्ति न हो। मुझे इसका मतलब नहीं पता था। पता चला हम खरीदारी करने जा रहे थे। हम यहां फिर क्यों आए हैं? मैंने एक दुकान के प्रवेश द्वार को घूरते हुए पूछा, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां किराया लिया जाता हो। बस ब्राउज करने के लिए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे खींच लिया, क्योंकि मैं दुनिया को मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने का एक कारण देने वाली हूं। क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपग्रेड कर रही हूं। अब चुप रहो, काई। जब हम अंदर गए तो स्टोर सहायकों ने हमें आधी जिज्ञासा और आधी ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। शायद इसलिए क्योंकि वो वोग के विज्ञापन जैसी लग रही थी और मैं क्लियरेंस रैक जैसी। लेकिन सेलेस्टिया को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो जैकेट पलटने में व्यस्त थी, किसी फैशन वॉर जनरल की तरह मेरी छाती पर चीजें ठूंस रही थी। आप मुझे नहीं बदल सकते, मैंने चेतावनी दी। उसने आंखें घुमाई। मैं नहीं। मैं तो बस ये बता रही हूं कि अगर तुम सचमुच ये समझो कि तुम देखने लायक हो, तो तुम क्या हो सकते हो। और किसी तरह ये अपमान जैसा नहीं लगा। 2 दुकानों, एक कैफे और 3 हल्की फुल्की बहसों के बाद हम एक महंगे सैलून में थे। बाल, दाढ़ी,
भौहें, चमड़ी। उन्होंने मेरे नाम पर एक बकरे की बलि देने के अलावा सब कुछ किया। जब वे समाप्त हो गए तो मैं स्वयं को पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने ऐसा किया। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। उसके जूते संगमरमर से टकरा रहे थे। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। फिर वो मुस्कुराई। हे भगवान, मैं अभी तुम्हें घूर रही हर लड़की को मुक्का मारना चाहती हूं। मैंने पलकें झपकाई। वे नहीं है, वे हैं, और मुझे ये पसंद नहीं है। और हां, अगर वे हंसते रहेंगे तो मैं उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दूंगा। शैम्पू स्टेशन के पास खड़ी लड़कियों में से एक ने बहुत जोर से खर्राटे लिए। सेलेस्टिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैं जल्दी से उठ गया। हम किसी और जगह नहीं गए। उसने कहा कि मैं शेयर करने लायक नहीं लग रही हूं, और हमें वापस अपने अपार्टमेंट में खींच ले गई। अंदर हम टेकआउट के साथ सोफे पर गिर पड़े, बेतुकी बातों पर हंसे। उसने बताया कि सैलून में सब लोग कैसे फ्लर्ट करते रहते हैं। मैंने कहा कि वे बस अपना काम कर रहे थे। उसने मुझे बेवकूफ कहा। फिर उसकी मुस्कान थोड़ी नरम पड़ गई, थोड़ी ज्यादा वास्तविक। मैंने जो कहा उसका मतलब यही था। वो धीरे से बोली। मैंने ऊपर देखा। किस बारे में? कभी न छोड़ने के बारे में। उसकी आवाज धीमी हो गई, चंचल लेकिन सच्ची। भले ही तुम कहो। मैंने आधा हंसते हुए सिर हिलाया। ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मैं स्वस्थ नहीं हूं। उसने चमकती आंखों से फुसफुसाते हुए कहा। मैं जुनूनी हूं। मैंने कुछ मूर्खतापूर्ण बात कहने के लिए अपना मुंह खोला। उसने मुझे हरा दिया। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं भूल गई हूं। उसने भौहें उठाते हुए कहा। क्या भूल गए? वो पास झुकी। उसकी आवाज धीमी हो गई। तुम्हारा वी कार्ड अभी भी बरकरार है। बहुत निराशाजनक। मैं कराह उठा। वेल, उसने अपने होंठ चाटे जैसे कोई मिठाई का मेन्यू पढ़ रही हो। मैं बस तुम्हें एडजस्ट होने का समय दे रही हूं, ताकि जब मैं आखिरकार तुम्हारे ऊपर चढ़ूं तो तुम घबरा न जाओ। मैं शायद मेरे अगले अंडोत्सर्ग चक्र के दौरान, उसने चंचलता से आंख मारते हुए कहा, जैसे उसने अभी अभी मौखिक हत्या नहीं की हो। मेरा पेय पीते समय गला घुट गया। वो खिलखिलाकर हंसी। जब तुम घबराती हो तो बहुत हॉट लगती हो। मैं मरने वाला हूं। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया और धीरे से कहा, लेकिन तुम खुशी से मरोगे। हम कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। वो मुझसे ऐसे लिपटी रही जैसे मैं उसकी हूं, और हमेशा से उसकी ही थी। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से मिल गई। मैं सच कह रही थी। उसने फिर कहा, तुम ही सब कुछ हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे कसकर पकड़ लिया और इस पर विश्वास करने की कोशिश की। करने के लिए जारी। अध्याय 28। हैप्पी एनिवर्सरी, वर्जिन बॉय। यह शनिवार का दिन था, जिसका मतलब दो बातें थी। कपड़े धोने का दिन, और जाहिर है एक लड़की के साथ मेरी 1 महीने की सालगिरह, जिसने ये तय किया कि ये गिनती में आएगा। तुम गंभीर नहीं हो। मैं पूरी तरह गंभीर हूं, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे उसने किसी बच्चे से कहा हो कि अगर वे फेरारी नहीं लाए तो क्रिसमस रद्द कर दिया जाएगा। 1 महीना? मैंने पूछा। एक पूरा महीना, उसने दोहराया, हर शब्द को ऐसे खींचकर जैसे वो पवित्र ग्रंथ हो। 30 अस्त व्यस्त, भावनात्मक रूप से अस्थिर, अधिकार जताने वाले, चुंबनों से भरे दिन। मैंने फोन पर आह भरते हुए कहा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब समय आ गया है, उसने झटके से कहा। फिर मधुरता से कहा, या तो आओ और मेरा उपहार बनो, या मेरे लिए एक नौका खरीदो। मैं ठिठक गया। क्या? या एक पेंट हाउस, या सोने से मढ़ा हुआ घोड़ा, या उन बदसूरत छोटे कुत्तों में से एक जो पर्स में समा जाते हैं और फ्रेंच भाषा में रोते हैं। इनमें से कोई भी चीज मैं वहन नहीं कर सकता, सेलेस्टिया। बिल्कुल। और इस तरह मैंने खुद को मोरो एस्टेट के ड्राइववे में खड़ा पाया। मेरे हाथ में चिंता और गलत निर्णयों के अलावा कुछ नहीं था। उसका घर बिल्कुल अनोखा था। बिल्कुल।
बहुत ही अनोखा। संगमरमर का फर्श, भव्य सीढ़ियां और मेरे प्रोफेसरों से भी अच्छे कपड़े पहने हुए कर्मचारी। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं झुकी और फुसफुसाई, तो सब लोग कहाँ हैं? उसने कंधे उचका दिए। मां बाप या तो कोई शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण कर रहे हैं या डेनमार्क के राजा से बहस कर रहे हैं। लुसियन शायद वेलेरिया नाम की किसी मॉडल के साथ जेट स्कीइंग कर रहा होगा, जिसके गालों की हड्डियां कोकीन काटने जितनी तीखी है। मैंने पलकें झपकाई। वो मुस्कुराई। इसका मतलब है हम अकेले हैं, सिवाय शेफ, हाउसकीपर, अदृश्य कोनों पर तैनात 3 गार्डों और शायद बटलर के, जो चलने के बजाय फिसल कर चलते हैं। लेकिन पक्का अकेला। हम कहां जा रहे हैं? मैंने पूछा जब वो मुझे विशाल सीढ़ी पर खींच रही थी। मेरा कमरा, उसने कहा। मेरा शरीर मानो जम गया। हम पूल जा सकते हैं या थिएटर या। वो मुंह फुलाए, होंठ फुलाए। तो फिर लगता है कि ये नौका खरीदारी है। मैं करा उठा, तुम बुरे हो। मुझे उच्च मानक रखने के लिए बदनाम मत करो। उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। आलीशान, गहरा और स्त्रैन, मेरे पूरे अपार्टमेंट के आकार का बिस्तर, रेशमी चादरें, मूड लाइटिंग, एक ऐसी अलमारी जिसमें शरणार्थी रह सके। मैं बैठा नहीं। मैं उसके बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, मानो वो मुझे काट लेगा। वो मेरे सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथों को क्रॉस करके। आराम करो, तुम पर कोई हमला नहीं करेगा। उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। हमने बातें की, महंगी स्ट्रॉबेरी खाई, 5 मिनट एक फिल्म देखी जिसका नाम मैं भूल गया क्योंकि उसका शरीर वही था। और फिर वो हम पर टूट पड़ी, होंठ डॉट हाथ डॉट कर्मी। हर चुंबन एक घोषणा सा लगता था, हर स्पर्श एक चुनौती सा। वो मेरे ऊपर बैठ गई, हथेलियां मेरी छाती पर दबा दी। अभी तक कुंवारी हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। दुर्भाग्यवश, मैंने करहाते हुए कहा। उसने मेरे जबड़े और गले को चूमा और खतरनाक जगह से थोड़ा ऊपर रुक गई। एक शब्द, उसने सांस ली, और मैं इसे गायब कर दूंगी। मैं चाहता था, भगवान, मैं चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। इस तरह नहीं, अभी नहीं। वेल, कृपया। वो रुकी, आंखें सिकुड़ गई। फिर उसने इतिहास की सबसे तेज कराह भरी और मुझसे ऐसे दूर गिर पड़ी जैसे कोई चिड़चिड़ी राजकुमारी अपना खिलौना लेने से इनकार कर रही हो। पीठ के बल लेटते ही उसकी टांगे अचानक ऊपर उठ गई। ये तो बहुत नाइंसाफी है। मैं हांफते हुए उठ बैठा। क्या तुम पागल हो? वो मेरी तरफ धीरे से मुड़ी और अपनी सबसे तीखी नजरों से बोली, क्या तुम क्या सोचते हो? मैंने उसे बेवकूफ की तरह घूर कर देखा। उसने भी पलकें झपकाई। फिर उसने निराश होकर लेकिन धीरे से आह भरी, उफ, जब तुम डरती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। मैंने फिर पलकें झपकाई। उसने आंखें घुमाई। ठीक है, सेक्स नहीं, कम से कम आज तो नहीं। मैंने राहत भरी सांस ली, लेकिन फिर वो मेरी ओर एक दुष्ट मुस्कान के साथ मुड़ी, जिससे मेरा रक्तचाप बढ़ गया। लेकिन आज से मैं तुम्हें हर मौके पर छेड़ूंगा, हर एक दिन, जब तक कि तुम्हारी नजरें मिलते ही तुम्हारा वीर्य न निकलने लगे, जब तक कि तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे अगले सेमेस्टर तक साथ चलने की भीख न मांगने लगो। मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ गई। फिर उसने मेरे गाल पर प्यार से चुंबन किया। शादी की सालगिरह मुबारक हो, कुंवारे लड़के। करने के लिए जारी। अध्याय 29। अपने चेहरे से खुश रहो, ध्यान से नहीं। यदि आज मुझे हर बार अजीब नजरों से देखने पर $1 मिलता, तो शायद मैं अभी भी कंगाल होता। लेकिन मुझमें थोड़ा सा ईश्वर जटिलता भी है, क्योंकि जाहिर है ये सब सेलेस्टिया द्वारा पिछले सप्ताह के अंत में मुझे मेकओवर मैराथन के माध्यम से घसीटने के कारण हुआ, जिसने मुझे अदृश्य एनीमे क्लब अध्यक्ष से इतना आकर्षक बना दिया कि लोग 2 बार पलके झपका रहे हैं। मेरे बाल ज्यादा अच्छे लग रहे थे,
मेरी त्वचा भूतिया सी पीली नहीं थी। मेरे पहनावे से ये नहीं लग रहा था कि मैं टोरेंट से एनीमे डाउनलोड करता हूं। मैंने आज अपना मोटा चश्मा भी नहीं पहना था, सिर्फ वो कॉन्टैक्ट लेंस जो उसने मुझे लगवाए थे। और अब लड़कियां मेरी तरफ देख रही थी, जैसे देखना देखना। और सेलेस्टिया, वह नाराज थी। पहला हमला इकॉन के दौरान हुआ। तालिया नाम का एक अमीर लड़का उसकी कुर्सी पर झुका और फुसफुसाया, आप बिजनेस एनालिटिक्स में हैं, है ना? ओह हाँ, वाह। उसने धीमी मुस्कान और पलके झपकाते हुए कहा, मैं तो उस क्लास में मर ही जाऊंगी। तुम्हें लगता है हम पढ़ाई कर सकते हैं? शायद। मेरे घर पर उसकी जगह अचानक उसका घर एक जाल जैसा क्यों लगने लगा? दूसरा तो और भी बुरा था। एक शर्मीली लड़की, चुप, हमेशा पीछे की तरफ बैठती, क्लास के बाद मेरे पास आई। कैलकुलस के बारे में कुछ हकला रही थी। मैंने कहा, जरूर। क्यों? क्योंकि मैं बेवकूफ हूं। जब मैं बुनियादी चेन नियम समझा रहा था तो वो सिर हिलाती रही और घूरती रही और सिर हिलाती रही तथा नोटबुक की ओर बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। मेरे पीछे सेलेस्टिया एक मैकेनिकल पेंसिल के साथ बैठी थी। तब तक लड़की मुझे धन्यवाद देकर चली गई। स्नैप! उसने एक हाथ से पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मैंने सुना ही नहीं। मैं अपने जीवन को महत्व देता हूं। जब तक स्कूल खत्म हुआ, मैंने बगल वाले हॉल से भागने की कोशिश की। कोई भाग्य नहीं। उसने मुझे मेरे लॉकर के पास पकड़ लिया और दोनों तरफ से जोर से पटक दिया ताकि मैं हिल न सकूं। मानो उसके दिमाग में कोई यैंडरे बैट सिग्नल बज गया हो। तुम्हें लगता है कि तुम मजाकिया हो, है ना? उसने आंखें जलाते हुए कहा, तुम्हारे प्यारे लड़के वाले रूप और तुम्हारी लड़कियों के पढ़ाई के लिए लुभाने वाले अंदाज से मैंने ये नहीं मांगा था। अरे सच में? उसने व्यंग्य किया। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए तैयार किया था ताकि लड़कियां कैलकुलस के दौरान तुम्हारी आंखों में आंखें डाल सके? उन्होंने क्या कहा, है ना? क्या उन्होंने तुम्हारे चेहरे पर सवार होने को कहा था? क्या उन्होंने तुमसे कहा था कि वे तुम्हें ग्राफिंग ट्यूटोरियल के बदले में पूरी तरह चूस लेंगे? वेल, क्या उन्होंने तुम्हें अपना जीपीए और अपनी पैंटी ऑफर की हो? तुम्हें वो ध्यान पसंद है, बेबी? तुम इस सप्ताह का सुंदर लड़का बनना चाहते हो? मैंने किसी को हां नहीं कहा। वो और पास आ गई। अगर तुमने किसी और लड़की के पास सांस भी ली, जिसने तुम्हें छूने के बारे में सोचा भी, तो मैं तुम्हारे चेहरे पर तब तक चढ़ूंगी जब तक तुम सही वाक्य नहीं बना पाओगे। काई, मैं तुम्हें इतना जोर से सहलाऊंगी कि तुम्हारा दिमाग रीसेट हो जाएगा और तुम पूरा सिलेबस भूल जाओगे। मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने आंखें सिकोड़ ली। और मैं ये सबके सामने करूंगी। मैं इसका जबरदस्त प्रदर्शन करूंगी। अगली बार जब कोई फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मैं ही दिखाई देगी और तुम्हारा जीपीए बिखरा हुआ। वो पीछे मुड़ी, झुंझलाती हुई चली गई। फिर वो रुकी, कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखा। क्या तुम नहीं आ रहे हो? मैंने पलकें झपकाई और निगलते हुए कहा, क्या मेरे पास कोई विकल्प है? उसने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिक गई। तुमने कभी नहीं किया। और फिर वो मुड़ी और चली गई, जैसे उसके शब्द मेरी छाती पर वासना से भरी 10 टन की धमकी की तरह नहीं बैठे थे। मैं एक क्षण के लिए झिझका, फिर मैं उसके पीछे चला गया, क्योंकि सेलेस्टिया वेलेंटीना मोरो को ना कहना बहादुरी नहीं है, ये आत्मघाती है। करने के लिए जारी। अध्याय 30। मैं अच्छा रहूंगा, कुछ हद तक। वो बात कर रही थी और मुस्कुरा रही थी, हंसी भी, ऐसी कि उसकी आंखों के कोने सिकुड़ जाते थे और उसकी नाक थोड़ी सी सिकुड़ जाती थी, ऐसी कि कोई भी उससे प्यार कर बैठे अगर कोई सावधान न रहे। मेरे गंदे अपार्टमेंट के फर्श पर उसके जूते की आवाज गूंज रही थी जब वो दुनिया की परवाह न करने वाली लड़की की तरह चल रही थी। और आपको मिस्टर हैलिफैक्स का चेहरा देखना चाहिए था
जब मैंने उन्हें बताया कि हमारे चार्ट 0.2% से गलत है, कसम से उनका चेहरा सफेद हो गया, मानो भूत सा सफेद। मुझे उनके लिए लगभग बुरा लग रहा था। वो मेरे सोफे पर ऐसे गिर पड़ी जैसे उस पर उसका किराया बकाया हो। लगभग। मैं फ्रिज के पास खड़ा होकर पानी पी रहा था। मैंने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि वो बूढ़ा है, लेकिन यदि आप काम सौंप रहे हैं तो कम से कम परिणाम पढ़ना तो जानते होंगे, है ना? हां, उसने अपने पैर फैलाए। अब उसके जूते आर्मरेस्ट पर थपथपा रहे थे। मुझे लग रहा है कि हमने उस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मेहनत की है। ऐसा लगता है अगली बार हमें इसे थोड़ा कम करना होगा। उन्हें सांस लेने दो। वो कुछ देर के लिए चुप हो गई। मैंने ऊपर नहीं देखा। तुम अजीब हो रहे हो। मैंने कंधा उचका दिया। अब वो मेरी तरफ मुंह करके बैठ गई। क्या मैंने कुछ किया है? मौन। हां, उसने घुटनों को छाती से सटाते हुए कहा। मैं समझ सकती हूं। मैंने अपना फोन देखने का नाटक करते हुए मुंह मोड़ लिया। कुछ नहीं हुआ। ये झूठ है। वो खड़ी हो गई। मैं तुम्हारी आवाज समझती हूं। ये तुम्हारी सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं ऐसा ही व्यवहार करूंगी वाली आवाज है। ये कोई बात नहीं है। ये एक बात है। मैंने इसे हमारी पहली मुलाकात में ही भांप लिया था। आप इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप दिखावा करते हैं कि आप परेशान नहीं हैं, लेकिन मन ही मन चाहते हैं कि कोई आपसे पूछे कि क्या हुआ है। तो मैं यहां हूं, पूछ रहा हूं। मैंने आह भरी। वह पास आई। क्या यह पहले की वजह से है? मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई। पेन तोड़ना, लॉकर की धमकियां, वो सब। दूसरी लड़कियों से बात न करने वाली बात। अभी भी कुछ नहीं। उसने सांस छोड़ी, फिर मेरी ओर ऐसे चली आई जैसे मैं कोई डरा हुआ जानवर हूं जिसे वो डराना नहीं चाहती थी। मुझे जलन हो रही थी। ठीक है, उसने कहा। मतलब, अब अपनी तरफ देखो। तुम जैसी लग रही हो, जैसी मैं हमेशा से देखती आई हूं, बस बेहतर रोशनी में, बेहतर बाल, बेहतर आत्मविश्वास। और अब बाकी दुनिया भी इसे देखती है। अब वो मेरे सामने थी। मैंने फिर भी ऊपर नहीं देखा। मैं घबरा गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगा शायद तुम भी इसे देखोगे। विकल्प, लड़कियां। और शायद एक दिन तुम जागोगे और समझोगे कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है जो हमेशा बिन बुलाए तुम्हारे कमरे में आ जाता है और तुम्हें छूता है। वेल, उसने पलकें झपकाई। सचमुच तुम ही हो जिसने मुझे ऐसा बनाया है। मुझे पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे पता है। मैं बस। अंततः वो छोटी दिखने लगी, एक लड़की की तरह जो जीतने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस हारने से बचने की कोशिश कर रही थी। गुस्सा मत हो, ठीक है? मैंने उसकी तरफ देखा। सचमुच उसकी तरफ देखा। आंखें चमक रही थी, होंठ खुले हुए थे, मानो अगर मैं बीच में न बोलता तो वो और भी कुछ कह देती। मुझे माफ करना, उसने मेरी आस्तीन खींचते हुए कहा। मैं ठीक हो जाऊंगी। बस मुझसे नाराज मत होना। मुझे इससे नफरत है। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर सिर हिलाया। मैं पागल नहीं हूं। सच में नहीं। वो ऐसे मुस्कुराई जैसे मैंने उसे चांद दे दिया हो। तुम बहुत बुरे झूठे हो, उसने अब हल्की आवाज में कहा, लेकिन मैं इसे स्वीकार कर लूंगी। और तभी मैंने उसे धकेलने की कोशिश की। तो इसका मतलब है कि अब मैं जिससे चाहूं बात कर सकता हूं, है ना? वो मुस्कुराई। जरूर। फिर उसने अपना सिर झुका लिया। जब तक वे महिलाएं नहीं हैं। मैंने पलकें झपकाई। वेल, वो कराह उठी। मैं सच कह रही हूं। लड़कियां बुरी होती हैं, और चालाक भी। और तुम, काई तनाका, दुर्भाग्य से उन लड़कियों के बारे में बिल्कुल अनजान हो जो तुम्हें चाहती है। मैंने शुरू किया। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं, उसने कहा। किससे? एक लड़की कैलकुलस के बारे में पूछ रही है। वे कैलकुलस के बारे में नहीं पूछ रहे थे। वे पूछ रहे थे
कि क्या आप शुक्रवार की रात को उनके पेट को फिर से व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, और आपने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। मेरा गला रुंध गया। हे भगवान, मुझे पता था तुम यही कहोगे। उसने मुंह बनाया, इसीलिए मुझे 10 कदम आगे रहना होगा। तुम पागल हो। वो मुस्कुराई। तुम्हें नहीं। तुमने सचमुच एक लड़की को मुझसे बात करते हुए देखकर अपना पेन तोड़ दिया। ये जुनून है, बेब। मैंने आंखें सिकोड़ ली। मुझे नहीं, है ना? वो आत्मसंतुष्ट हो गई। मैंने अपना हाथ उठाया। उसके कंधे पर हाथ रखने के इरादे से वो झुक गई। हम गिर गए। मैं उसके ऊपर आ गिरा। हम दोनों ही ठिठक गए। आंखें, सांस, नाड़ी, वो मेरे नीचे गर्म थी। उसके बाल तकिए पर फैले हुए थे। गाल गुलाबी रंग के थे। देखो अपनी तरफ, उसने धीरे से कहा। अब मुझे मारने की हिम्मत है। मेरा मतलब यह नहीं था। उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी। मुझे आपका ये रूप पसंद है। और फिर उसकी आवाज मेरी सोच से भी धीमी हो गई। अगर मैंने अभी तुम्हें चूम लिया तो मैं तुम्हारा वीकार ले लूंगी। मैंने निगल लिया। उसने अपना सिर झुकाया। क्या मैं? मेरी नजर एक पल के लिए उसके होठों पर पड़ी, फिर वापस उसकी आंखों की ओर, और करने के लिए जारी।